चलिए देखिए, आज आप लोग का जो पेपर स्टार्ट हो रहा है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जिसको जो 1860 की है। देखिए ये क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, कैसे ये पेपर हम लोग के सामने आया। आज इसकी पूरी स्टोरी आप लोग के सामने बताते हैं, इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। देखिए जो इंडियन पेनल कोड है, इसकी क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। 1857 1857 तक हम लोगों के ऊपर जो रूल करते थे वो मुगल एम्पायर करते थे। मुगल जो सम्राट थे उनको लोग का शासन होता था। एक तरफ मुगल सम्राट होते थे, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी। देखिए ध्यान रखिएगा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1857 तक एग्जिस्टेंस में थी। और जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो हम लोग विद्रोह कहते हैं। उस विद्रोह के बाद, रिवोल्ट होने के बाद, जो ब्रिटेन की क्राउन थी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुलाया जाए। और उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया और ये निर्णय लिया कि अब ये जो देश है इसका नाम होगा ब्रिटिश इंडिया। इस देश का नाम उन्होंने नाम दिया ब्रिटिश इंडिया, और इसका शासन व्यवस्था सीधे अपने हाथ में ले। अब उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन के अकॉर्डिंग, जैसे ब्रिटेन में कानून था, लॉ एंड ऑर्डर था, विधि का शासन था, उन्होंने निर्णय लिया कि जो ये नया देश हमारे पास आया है ब्रिटिश इंडिया, यहाँ पर भी रूल्स ऑफ लॉ होगा। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो क्या नाम है, ब्रिटेन है, वो रूल्स ऑफ लॉ का सबसे बड़ा हिमायती रहा है शुरू से। तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया कि रूल्स ऑफ लॉ को डेवलप करने की कोशिश किया और एक अपना एक्ट बना के भेजा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1856 58 1857 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये कानून उन्होंने बनाकर भेजा। इस कानून के द्वारा सबसे पहले ये डिसीजन लिया गया कि अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुलाए। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से वापस चली गई। जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था वो भी खत्म कर दिया। ये कहा गया कोई गवर्नर जनरल नहीं होगा। और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब जो ब्रिटिश इंडिया है, इसको हम लोग, उनके हाथ में आ गया था, अब इसका शासन जो चलाएंगे तीन लोग चलाएंगे। पहला, ब्रिटेन में बैठे हुई क्राउन, ब्रिटेन में जो क्राउन बैठी हुई वो चलाएंगे। और दूसरा, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत सचिव। और तीसरा उन्होंने पद क्रिएट किया, उसका नाम था वायसराय। जो वायसराय थे वो ब्रिटिश इंडिया में रहते थे, और जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे और क्राउन थी, ये दोनों लोग लंदन में रहते थे। तो जो वायसराय थे उनको सख्त हिदायत दी गई कि पूरी कोशिश करिए कि जो इंडियंस हैं इनको कंट्रोल में करने के लिए तगड़े तगड़े कानून बनाइए। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, 1857 में क्रांति किया, विद्रोह किया। जो रिवोल्ट था, रिवोल्ट को वैसे तो दबा दिया गया, लेकिन ऐसा ना हो कि फ्यूचर में फिर कभी ये लोग रिवोल्ट करें, फिर कभी ये लोग विद्रोह करें। इसको दबाना सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है। तो जो वायसराय थे उस समय, तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इंडिया के लिए, जो ब्रिटिश इंडिया था, उसके लिए एक उन्होंने तगड़ा कानून बनाया। जो तगड़ा कानून था वो था ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड 1860। यही से अब आप लोग की आईपीसी स्टार्ट होने जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले बन के आया ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। तो ध्यान रखिएगा, उस समय जो हम लोग इंडियंस थे, भारतीय थे, हम लोग की जो भाषा थी, हम लोग जो भाषा बोलते थे, लैंग्वेज यूज़ करते थे, वो अरबी थी, फारसी थी और उर्दू का मिक्सचर। तो हम जो इंडियंस लोग थे, हम लोगों ने जो इसका नाम दिया मजमुआ ताजीराते हिंद। ध्यान समझते चलिए। अभी कहीं पर भी ना आईपीसी नाम आया, अभी कुछ नहीं आ रहा है। अभी ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया वो कानून का नाम था ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड, भारतीय ब्रिटिश इंडिया दंड संहिता। और जो ये बनाया गया ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड, जो हम लोग इंडियंस थे, हम लोगों ने जो इसका नाम दिया, हम लोगों ने इसका नाम दिया मजमुआ ताजीराते हिंद। जो मजमुआ ताजीराते हिंद है, ये तीन भाषाओं का मिक्सचर है, अरबी, उर्दू, फारसी। ये हम लोग के सामने आया। तो अब होता क्या था कि जो ये हम लोग के सामने ये कानून आया, इसके पहले जो मुगल रूलर थे, जो मुगल सम्राट लोग थे, उनके समय जो कानून का रूप था वो चार था। मुगल पीरियड में जो पेनल कोड था वो चार प्रकार का था। पहला था किशा, दूसरा था दिया, तीसरा था हद, और चौथा था ताजीर। फिर से नोट करिए, किशा, किशा, दिया, हद, ताजीर।
हद, ताजीर। ये 4 प्रकार के पनिशमेंट दिए जाते थे जब हमारे ऊपर जो रूलर थे जिनका नाम था मुगल सम्राट। ईशा का मतलब होता था बदला, प्राण के बदले प्राण। अगर किसी ने किसी को मारा है जान से, तो जो क्या नाम है विक्टिम होता था वो भी जान से मार डालता था। दूसरा होता था दिया। दिया का मतलब होता था खून का बदला, खून का बदला। तीसरा होता था हद। हद का मतलब होता था सीमा। जैसे अगर कोई अपराध करता था तो उसको लोग पत्थर मारते थे, कोड़े मारते थे, उसको कहीं पर जो है सुरंग वगैरह में अंडरग्राउंड में बंद कर देते थे। और चौथे नंबर का था ताजीर। ताजीर जो था इसका ये था कि कारावास, या किसी को देश से निकाल दिया जाता। ठीक है, जो मुगल सम्राट की सीमा होती थी या तो उसको सीमा के बाहर भेज दिया जाता था या उसको कहीं पर कैद कर दिया जाता। ये उस समय जो है मुगल पीरियड में 4 प्रकार के पनिशमेंट। अब मुगल पीरियड में जो 4 प्रकार के पनिशमेंट थे, उसी समय ब्रिटेन में क्या पनिशमेंट दिया जाता था। यानी कि जो ब्रिटेन का पेनल कोड था, ब्रिटिश का पेनल कोड था, वो 4 प्रकार के पनिशमेंट थे। ब्रिटेन में अगर कोई ऑफेंस करता था तो उसको 4 प्रकार के पनिशमेंट दिया जाता था। ठीक, पहला था डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड। दूसरा था लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, उम्र कैद। तीसरा था इम्प्रिजनमेंट, सिंपल और रगरस, कारावास सादा या कठोर। और फोर्थ नंबर पे था फाइन, जुर्माना, फाइन, जुर्माना। ठीक, ये उस समय क्या था जो ब्रिटेन में दिया जाता था। यानी कि जो मुगल मुगल सम्राट लोग जो भारत में देते थे, उसी समय इंग्लैंड में इस तरह का पनिशमेंट दिया जाता था। ये बात कब की हो रही है? बिफोर 1857, 1857 के पहले। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये ब्रिटिश इंडिया, हम लोग के देश का नाम हो गया ब्रिटिश इंडिया। जब ब्रिटिश इंडिया हो गया तो सबसे पहले लॉर्ड मैकाले के ड्राफ्ट पर, जो लॉर्ड मैकाले थे उनके ड्राफ्ट पर हम लोगों के लिए बनाया गया ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं मजमुआ ताजीराते हिंद, मजमुआ ताजीराते हिंद। ये रामचंद्र के नाम से क्लास कौन ले रहा है? रामचंद्र, आंसर दीजिए जल्दी से। रामचंद्र के नाम से कौन है? चलिए, तो उस समय उसका नाम दिया गया मजमुआ ताजीराते हिंद। और ये ध्यान रखिएगा कि उसको, ये जो कानून था उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने, वायसराय थे, उन्होंने क्या किया है, इसको मजमुआ ताजीराते हिंद को 6 अक्टूबर 1860 को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड, ब्रिटिश इंडिया दंड संहिता क्या होता है, ग्रहण की तिथि 6 अक्टूबर 1860 को। लेकिन जब ये एक्सेप्ट कर लिया गया तो जो हमारे ज्यूरिस्टिक लोग थे, जो इंडियंस बैरिस्टर थे, वो जाके पर्सनली वायसराय से मिले और उन्होंने कहा कि जो आपने ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड पे सिग्नेचर किया है, और इसमें उस समय जो सेक्शन थी 488, 488 धाराएं थी ब्रिटिश इंडिया पेनल। तो हमारे जो बैरिस्टर लोग थे उनका ये कहना था कि छोटे से छोटे बातों को तो आपने ऑफिस बना दिया, और जो हम लोग इंडियंस हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं, क्या होता है कि हम लोग तो ऐसे ऑफिस को रेगुलरली करते रहते हैं, बराबर करते रहते हैं। तो आपने तो ऐसे छोटे छोटे ऑफिस को कोडिफाइड कर दिया है कि ये तो इंडियंस लोग डेली करते, दिन भर करते, सारे पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर दिए जाएंगे। तो आप ऐसा करिए, इसको आप तुरंत इम्प्लीमेंट मत करिए, तुरंत इसको लागू मत करिए, अभी इसको रोकिए। तो जो उस समय के वायसराय थे, हमारे बैरिस्टरों के ज्यूरिस्टिक लोगों की बात को समझा और उन्होंने इसको क्या किया, सस्पेंड कर दिया कुछ दिनों के लिए। जब सस्पेंड कर दिया गया तो ये कहा गया कि पहले आप इसका पूरे ब्रिटिश इंडिया में प्रचार प्रसार करें कि देखो अब आप लोग के लिए तगड़ा कानून बन गया है, अब अगर आप लोग ऐसे ऐसे एक्ट करोगे तो क्या होगा, आपको सजा मिलेगी। अब उसमें क्या क्या छोटे छोटे ऐसे थे, बड़े बड़े तो हर समय दंड मिलते थे, मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गई, रेप हो गया, ये सब तो पनिशमेंट पहले भी था।
छोटे छोटे को क्या किया गया, जैसे कोई किसी को थप्पड़ दिखाता है, कोई किसी को मुक्का दिखाता है, कोई किसी का नाम गंदे रूप में बुला लेता है, ठीक है, कोई किसी को हल्का सा धक्का दे देता है, कोई किसी का कान खींच लेता है, कोई किसी को देख के थूक देता है, सबको कोडिफाइड कर दिया गया, सबको कोडिफाइड कर दिया गया ऑफेंस। अब ये कहा गया कि हम लोग उस समय 1860 के समय मैक्सिमम हम लोग तो रूरल एरिया में रहते थे, और हम लोग तो ये दिन भर करते थे। कोई किसी को थप्पड़ दिखा रहा है, कोई किसी को मुक्का दिखा रहा है, कोई किसी का कान खींच ले रहा है, कोई किसी को देख के शीशा चमका रहा है, कोई किसी का नाम ही गलत रूप में बुला रहा है। तब क्या हुआ, ये कहा गया ये तो आपने सबने कोड कर दिया है, कोडिफाइड कर दिया, ये सब ऑफेंस बन गया है, सारे इंडियंस तो पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर दिए जाएंगे, तो इसको आप सस्पेंड कर दीजिए, रोक दीजिए। और पहले इसका पूरे ब्रिटिश इंडिया में प्रचार प्रसार, पूरे ब्रिटिश इंडिया में इसका क्या करिए, प्रचार प्रसार करिए। ठीक, जब आप पूरे ब्रिटिश इंडिया में प्रचार प्रसार हो जाए, लोगों को मालूम चल जाए कि देखो अब ऐसा ऑफेंस करना दंडनीय बात है, तब जाके इसको फिर आप क्या करिए, इन्फोर्स लागू करिए। तो 6 अक्टूबर 1860 से लेकर 31 दिसंबर 1861 तक, यानी जो 15-16 महीने का समय था, पूरे ब्रिटिश इंडिया में इंडियन पेनल कोड का प्रचार प्रसार किया। जब पूरा प्रचार प्रसार हो गया, ढोल बजा के, नगाड़ा बजा के, बांसुड़ी बजा के, आवाज दे के, तरह तरह से बाजे बजा के पूरे ब्रिटिश इंडिया में इसका प्रचार किया गया, सुनो सुनो अब ये चीज बन गया अपराध। जब ये हुआ कि इसका प्रॉपर एडवर्टीजमेंट हो चुका, तब क्या नाम है, जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862 को क्या कर दिया गया, इसको इन्फोर्स कर दिया, लागू कर दिया। और ये कहा गया कि अब आज की तिथि से 1 जनवरी 1862 से अब अगर कोई व्यक्ति, जो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड बना हुआ है मजमूआ ताजीराते हिंद, जिसमें 488 सेक्शन है, अगर किसी भी सेक्शन को उसने तोड़ा, उसको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट, उसको क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दी। अब देखिए, जैसे हम लोग पहले जब 1860 के आसपास हम लोग रूरल एरिया में रहते थे, मैक्सिमम लोग रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में हमारी परसेंटेज कम थी, क्योंकि अर्बन एरिया में जो होते थे, या तो जो बहुत बड़े व्यापारी लोग होते थे वो रह पाते थे, और या जो ब्रिटिश सेना होती थी वो रहती थी, या जो ब्रिटेन के, जो ब्रिटिश के क्या होते थे, ऑफिसर्स होते, वो लोग रहते थे। तो आपने देखा होगा, आप लोग जिस भी शहर में रहते हो, आप लोग के हर शहर में एक मोहल्ला होता है, बड़ा पॉश लोकेलिटी बोला जाता है, सिविल लाइंस। जो सिविल लाइंस होता है वो क्या होता है, हर शहर का बड़ा पॉश लोकेलिटी होता है। वहाँ पे क्या होता है, पूरा डेवलपमेंट रहता है, क्योंकि उसको सिस्टमेटिक ब्रिटिशर्स लोगों ने बसाया। और सिविल लाइन से सटा हुआ क्या होता है, कैंटोमेंट, कैंटोमेंट सेना। तो सब सिविल लाइंस में रहती थी सेना, ब्रिटिशर्स, और बगल में रहती थी सेना, कि कोई भी गड़बड़ी गड़बड़ी होगी सेना को बुला लिया। और हम लोग कहाँ रहते थे, जोशना कहाँ रहते थे हम लोग, गांव में। ठीक, तो हम लोग, हाँ रूरल एरिया, गांव ही तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हेलो। अब देखो वहां पे हम लोग कैसे बोलते थे, सतपाल जी कैसे नाम लिया जाता था किसी का पुराने जमाने में, अगर किसी का नाम राकेश है तो कैसे बुलाते थे हम लोग उसको, राकेश बुलाते थे, तोड़ मरोड़ भी बुलाते थे सब, कैसे, शॉर्ट, उसके नाम को शॉर्ट कर लेते थे या तोड़ मरोड़ के बुलाते थे? या तोड़ मरोड़ वाला बता दीजिए, क्लियर है, नए बच्चे जितने राकेश, हैं सब सुन हाँ, ले। राकेश का रॉकी कह दिया या कुछ और कह दिया। राखी तो अच्छा है, राखी कहना कौन, और अच्छा ना, राखी नहीं कहते थे, राकेशवा बोलते थे। हाँ, और अगर हो गया तो राकेशवा मर गया क्या, चलो और तगड़ा। अब ऐसे अगर आप किसी को पुकारोगे तो वो कितना रिस्पेक्ट करेगा, नहीं करेगा ना। तब ये कहा गया कि आप जितना बोले बोल लिए, 1 जनवरी 1862 के, अब बोलोगे तो ये क्या माना जाएगा, मानहानि, डिफेमेशन, डिफेमेशन। ठीक, आपने अगर किसी को थप्पड़ दिखाया, कौन सा ऑफेंस हो जाएगा, असॉल्ट, हमला। ठीक, आपका थप्पड़ सामने वाले को टच कर गया, कौन सा ऑफेंस हो जाएगा, क्रिमिनल फोर्स। आपका थप्पड़ से उसको फिजिकल पेन हो गया, कौन सा ऑफेंस हो जाएगा, सिंपल हर्ट। आपने थप्पड़ दिखाया, उसको टच किया, उसका कोई आर्गन्स डैमेज हो गया, आंख फूट गई, एक आंख चली गई, ग्रीवियस। तो ये कहा गया कि ये सीरीज है, थप्पड़ दिखाए, असॉल्ट,
थप्पड़ टच किया, क्रिमिनल फोर्स। थप्पड़ से फिजिकल पेन हुआ, सिंपल हर्ट। थप्पड़ से क्या हुआ, आंख फूट गई या उसका एक दांत टूट गया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रीवियस। तो ये कहा गया कि अब ये सब करना बंद, ठीक। इसके बाद ये पूरे ब्रिटिश इंडिया में लागू कर दिया। और ब्रिटिश इंडिया में चलते 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 एक दिन आया 15 अगस्त 1947, टर्निंग पॉइंट। जब 15 अगस्त 1947 आया तो ब्रिटिश इंडिया का 3 पार्ट में डिवीजन हो गया। पहला पार्ट बना भारत, दूसरा पार्ट बना पाकिस्तान, और तीसरा पार्ट क्रिमिनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू और कश्मीर, ठीक। क्योंकि जो जम्मू और कश्मीर था उसने साफ शब्द में कहा कि हम ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड को नहीं मानते। तो क्वेश्चन हुआ फिर मानोगे क्या, तो उसने कहा हम मानेंगे, हमने अपना लागू किया है रणवीर पेनल कोड, रणवीर पेनल कोड। अब देखो जो ब्रिटिश इंडिया के सक्सेसर बने, ब्रिटिश इंडिया का पहला सक्सेसर बना इंडियन पेनल कोड, आईपीसी। और हम लोगों ने अपने आईपीसी में और सेक्शन को ऐड करके हमने अपनी सेक्शन की संख्या कर दी 511। जो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड में 488 सेक्शन थे उनको हमने इंक्रीज किया, हमने उसको क्या किया, बना दिया 511। तो पहला सक्सेसर कौन बना, इंडिया, और उसका नाम क्या बना, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी। दूसरा सक्सेसर बना पाकिस्तान, उसने क्या बनाया, पाकिस्तानी पेनल कोड, पाकिस्तानी पेनल कोड, ठीक है, उसने बनाया पीपीसी। और तीसरा जो अपने को अलग थलग बना लिया था वो बनाया जम्मू और कश्मीर। कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने कहा कि हम दोनों में से कहीं नहीं शामिल होंगे, और न तो हम आईपीसी मानेंगे न तो हम पीपीसी मानेंगे। तो उन्होंने अपने यहाँ बनाया रणवीर पेनल कोड, रणवीर पेनल कोड, आरपीसी। तो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड कितने में टूटा, आईपीसी, पीपीसी और आरपीसी, 3 पार्ट में टूट गया। अब आया हमारे हिस्से में क्या आया, आईपीसी। जो हमारे हिस्से में आईपीसी आया इसका उस समय जो क्लासिफिकेशन था 23 चैप्टर्स, 511, 23 चैप्टर, 511 धाराएं, 511 धाराएं, 23 चैप्टर्स, ये हमारे हिस्से में आया। ठीक, अब जरा हम लोग जम्मू कश्मीर वाली बात को आगे बढ़ा लें, फिर वापस लौटते हैं आईपीसी पे। अब देखो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि 26 अक्टूबर को हम लोग जम्मू कश्मीर ने, जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने एक एग्रीमेंट का लेटर सिग्नेचर किया हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ, और ये कह दिया कि हम भारत में, ठीक। और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंडर प्रोसेस था, बन रहा था, हम लोगों ने उसमें स्थान दिया आर्टिकल 370 में। लेकिन इसके बाद भी जम्मू कश्मीर ने कहा कि हम आईपीसी को नहीं मानते, और आईपीसी को नहीं बल्कि सारे भारत के कानून को हम नहीं मानते। वहाँ पे शामिल तो हो जा रहे हैं, हमारा अपना अपना कानून रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तरफ ध्यान रखिएगा, एक तरफ इंडिया के सारे स्टेट में चलती थी आईपीसी, लेकिन जो हमारा जम्मू कश्मीर था उसमें चलता था आरपीसी, पैरेलल बिल्कुल। हमारे यहाँ आईपीसी, सारी एफआईआर, सारे केसेस सब कुछ रजिस्टर होते थे आईपीसी के, उनके यहाँ सारे केसेस जो चलते थे आरपीसी के अकॉर्डिंग चलते। और ये चीज वहां पर ध्यान रखिएगा 15 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर 30 अक्टूबर 2019, 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर में जो क्रिमिनल लॉ था उसका नाम था आरपीसी, चलता रहा वहां पे। फिर एक डेट आई 31 अक्टूबर 2019, उस डेट को हमारी पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया था जिसको प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किया था, उसको हम लोगों ने इन्फोर्स किया। और वो क्या था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। जैसे वो लागू हुआ सबसे पहले निर्णय लिया गया कि भारत के सारे कानून अब जम्मू कश्मीर में लागू, सारे कानून, ठीक, चाहे वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहा हो, चाहे सीपीसी रहा हो, चाहे फैमिली लॉ, जितने भी कानून थे ये निर्णय लिया गया सब लागू। अब 31 अक्टूबर से वहां पे क्या लागू किया गया, आईपीसी। 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2019 से वहां पर क्या लागू किया गया, आईपीसी। और आईपीसी चलते 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 30 जून 2024 जम्मू कश्मीर में
जो आईपीसी थे 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुई और 30 जून 2024 तक चली आईपीसी। फिर जब 1 जुलाई आई तो पूरे भारत में क्या लागू कर दिया गया? बीएनएस। तो प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर में भी बीएनएस रन कर रहा है, ठीक, बीएनएस 2023, और इंडिया के सभी राज्यों में भी बीएनएस रन, ठीक। तो देखो ये पूरी हम लोग की क्या है, स्टोरी का फॉर्म। अब जरा आईपीसी में वापस आ जाओ। जो आईपीसी का हम लोग को बनाया गया, तो ये कहा गया कि जो आईपीसी में क्या होता है, क्राइम। देखो दो चीजें हैं, क्राइम होता है, एक ऑफेंस। इसको मालूम है व्हाट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस? क्राइम और ऑफेंस में क्या अंतर है? बताओ सर। सर क्राइम जो होता है वो बड़ा होता है और ऑफेंस छोटा होता है। जब भी हम कभी किसी घटना का जिक्र कभी भी किसी केस में करते हैं तो वो क्राइम नंबर होता है और उसके अंदर जो भी ऑफेंस होते हैं, छोटे छोटे अपराध किए जाते हैं, उन सबको ऑफेंस में रखा जाता है सर। आंसर कौन दे रहा है? आवाज ही नहीं। क्या आंसर है? नाम दिव्य 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 सर। अब बोल रहे थे हम क्लास नहीं किए, ठीक है। सर की लैंग्वेज सर को बता रही हो, सुबह से आप कह रही हो हम क्लास नहीं किए। नहीं बताइए क्लास नहीं की सर, थी? क्लास हम नहीं किए थे, आपका रिकॉर्डेड वीडियो आया था सर, उसको बात तो वही हुई ना। चलिए देखो, इसको सब लोग सीखो ध्यान से। दो वर्ड है, क्राइम और ऑफेंस। जनरली हम लोग दोनों को एक ही समझ, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। देखो जो क्राइम होता है एक बड़ा शब्द होता है। जैसे वो किसी ने कहा वहां पे ये क्राइम हो गया, मर्डर हो गया, ठीक। किसी ने बोला किडनैपिंग हो गया। तो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो उनको जब सूचना मिलती है, जो भी विक्टिम लोग बताते हैं, तो सबसे पहले थाने में एफआईआर में क्राइम नंबर, चाहे हम लोग रिटन फॉर्म में लेके जाके देते हैं एप्लीकेशन, चाहे हम ओरल फॉर्म में जाके बताते हैं, चाहे पुलिस ऑफिसर को खुद ही पता चल गया कोई क्राइम हुआ, तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने जीडी में क्राइम नंबर। और इसके बाद जो जो बातें हम लोग बताते हैं, ये हुआ ये उसको क्या करता है, लिख। ध्यान समझते चलिए, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वो डालेगा क्राइम नंबर, और क्राइम नंबर क्या पड़ेगा, जो थाने का मैटर है, उस थाने में जितनी एफआईआर ऑलरेडी रन कर रही है, जिस नंबर, उसके बाद का नंबर। जैसे किसी पुलिस स्टेशन पे सपोज करिए 400 एफआईआर हो चुकी, तो हमने सूचना दिया, उसका नंबर क्या हो जाएगा, 401। और हमारा जो केस का क्राइम नंबर होगा 401 401/2020 2025। ध्यान रखिए ये पूरे ट्रायल तक चलेगा। जब तक ट्रायल चलेगा, अपील होगी, रिवीजन होगा, यानी जब तक इस केस का अंत नहीं हो जाएगा तब तक ये कांस्टेंट, हिले डूलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा जब तक ये केस चलेगा। अब हमने जो जो बातें बताई उसको जीडी में दर्ज कर लिया, जनरल डायरी की बात को जो स्टेशन ऑफिसर होता है वो कहाँ ले जाता है, क्राइम चेक रजिस्टर। जो क्राइम चेक रजिस्टर होता है वहां पे क्या होता है कि जो क्राइम नंबर डाला गया, जो क्राइम के बारे में बात बताया गया, उसकी चेकिंग होती है। चेकिंग का मतलब क्या है, कौन कौन से ऑफेंस बन रहे हैं, चेक होता है वहां पे, ठीक। और जो जो सेक्शन बनती हुई आई उसको क्या किया जाता है, उस एफआईआर में डाल दिया जाता है। जैसे लोग कहते हैं हमारे ऊपर 302 लग गया, 304 लग गया, कोई कहता है हमारे खिलाफ जो 323, 504, 506 के, सुनते हैं ना आप लोग। तो जितनी सेक्शन लगती है वो सेक्शन क्या है, ऑफेंस। तो एक क्राइम में कई सेक्शन हो सकती है, ठीक है। मेजर एक्ट के भी हो सकती है, माइनर एक्ट के भी हो सकती है, लोकल लॉज की भी हो सकती है। अब अगर एफआईआर में सेक्शन लग गई तो क्या ये सेक्शन बदल भी सकती है आगे? यही सेक्शन चलेगी पूरे मुकदमे में? बदल भी सकती सेक्शन बदल सकती है कि नहीं बदल सकती? बदल सकती। है। क्राइम नंबर बदलेगा नहीं, हाँ क्राइम सर। नंबर पूरे समय यही रहेगा। सेक्शन बदलने का राइट्स किसको है? सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईयू। जब कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा तो वो सेक्शन को बदल सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ठीक। एक तो उसको राइट। दूसरा, जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, विवेचना अधिकारी अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अपनी पुलिस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट जब फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज करता है तो वहां पर भी सेक्शन, तो पहला बदला जाएगा किस पे, इन्वेस्टिगेशन के। दूसरे सेक्शन बदल सकती है कहाँ, इंक्वायरी के समय, जांच के समय।
और तीसरी बार सेक्शन जो बदलती है वो ट्रायल के समय जब ट्रायल चलता रहता है, जो जो सेक्शन नहीं फुलफिल होती हटाती जाते हैं, नई सेक्शन जोड़ी जाती रहती है, तो वो वहाँ पर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा पूरे से क्या नाम है क्रिमिनल केसेस में क्राइम नंबर कांस्टेंट, क्राइम नंबर कभी नहीं बदलता, ध्यान रखिएगा। जो एक बार एफआईआर में दर्ज हो गई 401/2025 ये पूरे मुकदमे में चलता है, लेकिन जो उसमें सेक्शन लगती है वो टाइम टू टाइम क्या होती है, बदलती है। एक बात तो ये ध्यान। अब जो ये आईपीसी में डिफरेंट ऑफेंस बताए, आईपीसी है क्या? आईपीसी में विभिन्न प्रकार के अपराध बताए गए हैं और उनका पनिशमेंट बताया गया, इसके अलावा और कुछ है? आईपीसी में केवल 2 ही चीज को बताया गया है, डिफरेंट जो ऑफेंस होते हैं उनको डिफाइन किया गया है और उसको क्या किया गया है, दंड बताया गया। जैसे आईपीसी के सेक्शन 378, आईपीसी के सेक्शन 378 क्या बताया? चोरी की परिभाषा कि देखो अगर कोई व्यक्ति है, कोई मोबाइल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है, डिसऑनेस्टी बेईमानीपूर्ण से किसी के पोजीशन से क्या करता है, हटाता है, ले जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, चोरी, काम खत्म। लेकिन ये चोरी का पनिशमेंट कहाँ मिलेगा? अगर किसी ने चोरी किया तो आईपीसी की 378 में चोरी को तो डिफाइन कर दिया गया, पनिशमेंट कोई सेक्शन है पनिशमेंट की? नहीं है। 378 सर। इस 378 जो परिभाषा है 79 4 सेक्शन में पनिशमेंट, 4 सेक्शन में, एक में नहीं है। 379 अगर जो एक्यूज पर्सन है उसने चोरी किया है कहाँ पर, पब्लिक प्लेस। 380 घर के भीतर चोरी किया। 381 किसी क्लर्क ने या किसी नौकर ने चोरी किया। 382 औजार के साथ चोरी, 4 सेक्शन। 378 में डेफिनेशन और 4 सेक्शन में, यही पूरा आईपीसी। तो जो हम लोग की आईपीसी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी शरीर के विरुद्ध अपराध, और दूसरा क्या है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के, जिसको नट सेल में छोटे शब्द बोलता है जान माल का खतरा। जान का मतलब शरीर, माल का मतलब संपत्ति। पूरी आईपीसी हमारी जो है या तो शरीर के विरुद्ध अपराध होता है या तो क्या होता है, संपत्ति के। सेक्शन 377 तक जो है ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी है आईपीसी, अननेचुरल ऑफेंस तक, और 378 से स्टार्ट होती है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, 2 पार्ट में है। तो ये कहा गया है कि जो आईपीसी में क्राइम होता है, तो कोई जो क्रिमिनल लॉ होता है इसमें 2 पार्टीज, एक होता है विक्टिम जिसके साथ अपराध हुआ, और दूसरा होता है एक्यूज, दूसरा होता है एक्यूज अभियुक्त। तो जो केस चलता है विक्टिम वर्सेस एक्यूज, पीड़ित वर्सेस अभियुक्त। अगर विक्टिम ने क्या किया, पुलिस स्टेशन पर जाके अपनी सूचना दी, तो विक्टिम की ओर से खड़ा हो जाता है स्टेट, तब केस का नाम हो जाता है स्टेट वर्सेस एक्यूज। और जब अगर स्टेट आपकी ओर से खड़ा हो जाएगा तो आपके मामले का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस ऑफिसर दिया जाएगा, आईओ, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई। आपका जब मुकदमा केस में चलेगा तो वहां पे आपको एपीओ दिया जाएगा, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसका एग्जाम आप लोग झारखंड की तैयारी, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। लेकिन अगर आपने थाने पर एफआईआर नहीं की, प्राइवेट केस दर्ज कर दिया, कंप्लेंट फाइल कर दिया, तब स्टेट आपकी कोई मदद नहीं। तब वहां पे क्या नाम चलता है, अभियुक्त बनाम परिवादी, अरे वो क्या नाम, पीड़ित बनाम। ठीक, जैसे ही किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई उस व्यक्ति का क्या नाम हो जाता है, आनंद। अगर किसी के खिलाफ एफआईआर हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, accused, आरोपी। एक्यूज्ड या आरोपी या अभियुक्त। सर अब अभियुक्त ही होगा। पहले तो आरोपी बोलना बंद कर दो, लीगल नाम उसका है एक्यूज्ड या अभियुक्त। हिंदी में बोलना हो अभियुक्त, इंग्लिश में बोलना हो एक्यूज्ड। आरोपी आरोपी बोलना बंद कर दीजिए। अब आता है कि जैसे मान लीजिए आपका नाम किसी केस में आ गया, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, आपके खिलाफ किसी ने एफआईआर कर दिया तो आपका नाम क्या हो जाएगा, अभियुक्त सर। अरे नाम तो बोल दो अपना, काहे इतना डर रहे हो। अभियुक्त आनंद। एक्यूज्ड आनंद, अभी आपका नाम क्या है, आनंद।
अभी आप सम्मानित व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, ठीक है ना। अब आपके ऊपर चार्ज लगे। चार्ज कैसे लगा? आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ द एफआईआर हुई नहीं कि आपके नाम के आगे एक्यूज। चलो पूरे ट्रायल तक आपका नाम क्या रहेगा? एक्यूज्ड आनंद, राइट। एक दिन आएगा जिस दिन कोर्ट अपना जजमेंट सुना। अगर कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया, कोर्ट पहले पूरी कोशिश करता है, जो ट्रायल कोर्ट होता है, कि जो एक्यूज्ड है उसको एक्विटल कर दिया। पहले दोष मुक्ति पर विचार करता है, बाद में दोष सिद्ध कन्विक्शन पर करता है। ध्यान रखिए, अगर कोर्ट को लगता है कि जो इनके ऊपर चार्जेस लगाए गलत, तो उसको लॉ में क्या कहते हैं? दोष मुक्त। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एक्विटल, और सबसे अच्छा नाम इसका है उर्दू में, इज्जत बरी। जो आपकी इज्जत दांव पे लग गई थी, अब आपको लोग क्या कह रहे? अभियुक्त आनंद कह रहे थे, तो कोर्ट कहते लो इज्जत वापस, इज्जत बरी। जो आपकी इज्जत दांव में थी, आपकी वापस। अब आपका नाम क्या नाम हो जाएगा आपका? बस आनंद ही रहेगा सर। आपका नाम हो गया आनंद। आनंद से फिर आनंद में आपको कोर्ट में पहुंचा दिए। बड़ा आनंद आया। अब जरा दुख सुन लो अपना। कोर्ट ने आपको सजा कर दी। अब आपका नाम? कोर्ट ने आपको सजा सुना दी, अब आपका नाम क्या होगा? दो सर, क्या? दोषी करार दिया जाएगा सर। अब आपका नाम हो जाएगा कन्विक्टेड आनंद, अपराधी आनंद। पेपीओ का एग्जाम दे पाएंगे झारखंड का? नो सर। नहीं दे पाए। चलो, जो सजा था, जुर्माना लगा, फाइन लगा, जो भी लगा, उस दिन बाद फिर आपने कोई ऑफेंस किया। अब आपका नाम? फिर आपने कोई ऑफेंस किया, फिर आपका नाम? अभियुक्त आनंद फिर से हो फिर जाएगा सर। अभियुक्त। फिर केस चलते एक दिन जजमेंट हुआ, दूसरे वाले में दोष मुक्त हो गए, तो दूसरा केस आपके खिलाफ रजिस्टर्ड था, दोष मुक्त होने से पहला वाला भी दोष मुक्त हो जाएगा? नो सर। अभी भी आप अपराधी आनंद बने रहेंगे। चलो, कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया, सजा कर दिया। अब आपका नाम? कोर्ट ने आपको दूसरी बार भी सजा कर दिया, आपका नाम क्या हो जाएगा? कन्विक्टेड आनंद सर। कन्विक्टेड तो पहले। अब आपका नाम होगा हैबिचुअल ऑफेंडर, अभ्यासिक अपराधी। क्रिमिनल लॉ कहता है, इस सेट क्या कहता है? हिस्ट्री सीट। अब आपसे अगल बगल कोई बोलेगा नहीं, है ना। अब आपके थाने पर हिस्ट्री, आनंद को गुस्सा, ऐसा कोई मोटिव नहीं है डियर? नो सर, नो सर, नो सर। ने किसी को मोहरा बनाना था, तो लगा आप ही। चलो, तो ये देखो सीखने का तरीका है। हम लोग शुरू में रहते हैं, क्या है हमारा स्थिति रहती है, हम सब लोग प्रतिष्ठित। जैसे हमारे ऊपर आरोप लगा, हम अभियुक्त हो, अपराध सिद्ध हो गया, कन्विक्टेड हो, अपराध से मुक्ति मिल गई, फिर हमारा ओरिजिनल, फिर हम दो क्या हो गए? सम्मानित व्यक्ति। एक बार सजा के बाद दूसरी बार सजा हुई, अब हो गई हिस्ट्री। तो जितने भारत में लोग रहते हैं जो किसी ने क्या है, एक्यूज नहीं है, सबके सब क्या है? प्रतिष्ठित। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति में से जब कभी कोई व्यक्ति पद प्राप्त कर, अथॉरिटी बन जाता है, प्राधिकारी बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप सिविल जज हो गए, आप पीपीओ हो गए, आप राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, कुछ भी हो गए। अब आप क्या हो गए? डेजिग्नेटेड पर्सन सर। हाँ, अब आप हो गए अब आप हो गए बी। लिख लेते हो ना गाड़ी पे, वीआईपी लिख नहीं सकते, बस आप हो, ठीक। तो ये हम मानव की स्थिति होती है। हम सब के लिए सब प्रतिष्ठित हैं। इस समय हम किसी भी अपराध में आ गए, हमारा नाम एक्यूज्ड, हमारा अपराध उतर गया, नहीं साबित हुआ, हमारा नाम फिर भैया सजा हो गई, अपराधी। अब पूरे जीवन आप अपराधी रहेंगे, भले आप सजा। ध्यान रखिएगा, जेल से वापस आने के बाद भी अपराधी का लेबल हटेगा नहीं। अब देखो, जो ऑफेंस होता है वो दो तरह का, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस। तब ये कहा गया है कि पनिशमेंट भी दो तरह का दो। जो व्यक्ति ऑफेंस करे, या तो उसके शरीर को पनिशमेंट, या उसकी प्रॉपर्टी को पनिशमेंट, या उसके शरीर और प्रॉपर्टी दोनों को पनिशमेंट। जब कभी आप लोग कोई सेक्शन का पनिशमेंट पढ़ना,
वहाँ पे लिखा रहता है 3 साल की कारावास या जुर्माना या दोनों। कभी कभी लिखा रहेगा 3 साल का जेल, कारावास और जुर्माना, सब लिखा रहता है। तो आपको क्या किया जाता है, हमने जो एक्यूज बना, इसने अपराध किया, वो क्या क्या अपराध किया, या तो किसी के बॉडी के साथ अपराध किया या किसी के प्रॉपर्टी के साथ। तो आईपीसी के सेक्शन 53 कहती है ऐसा करो, इसके भी शरीर को, इसकी भी संपत्ति को दंड दो। ऐसे तो जब आईपीसी हम लोग की बनी, ठीक है, ध्यान समझिएगा, जब हम लोग की आईपीसी यानी ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड के फॉर्म में बनी, तब उसके सेक्शन 53 में 6 प्रकार के 6 प्रकार। पहला डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड। ये कहा गया ये सबसे बड़ा जो दंड होता है, पनिशमेंट होता है, इसको हिंदी में कहते हैं मृत्युदंड, इंग्लिश में कहते हैं डेथ सेंटेंस, उर्दू में कहते हैं सबसे बड़ा दंड। दूसरे नंबर पर आता है, जो सेकंड नंबर पर है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, जिसको उर्दू में बोलते हैं उम्र कैद, उम्र कैद। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, इसको कहते हैं आजीवन पर्यावसान, ब्रैकेट में इसको लिख लेना, कहते थे काला पानी, काला पानी। तीसरा हो गया। चौथे नंबर पे था इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रेगरस, कारावास सादा या कठोर, कारावास सादा या कठोर। पांचवें नंबर पर फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का जब्तीकरण, संपत्ति का जब्तीकरण। और पांचवा था फाइन, जुर्माना। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जो था वो बॉडी के अगेंस्ट, शरीर के विरुद्ध, और पांचवा और छठवां क्या था, प्रॉपर्टी के। ये ब्रिटिश पीरियड में हम लोगों के लिए बनाया गया था, और ये ब्रिटिश पीरियड के समय से चलते 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 26 नवंबर 1949 तक जिंदा था। 26 नवंबर 1949, ये 6 प्रकार। देखो फिर क्या हुआ, जब 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये ग्रहण करने की तिथि, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है 20। संविधान को हमने ग्रहण किया, तो हमारे जो संविधान के उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरान थे, उन्होंने देखा कि ये तो तीसरा वाला दंड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को ब्रीच। तीसरा वाला क्या था, ट्रांसपोर्टेशन, आजीवन, तो बोलते थे काला पानी। ब्रिटिश पीरियड में हम इंडियंस को एक सजा दी जाती थी, काला पानी। जैसे बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था, 1857 की क्रांति खत्म हुई, क्या किया कि गिरफ्तार करके ले जाके बर्मा में, आज हम लोग कहते हैं म्यांमार, वहां पे घुट। तो उस समय क्या होते थे, ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे, हम लोग को ले जाके आइलैंड वगैरह पे छोड़, टापू पर। जो आइलैंड होता था वो डेवलप तो होता नहीं था, वीरान पड़ा रहता था। जिसको भेजा जाता था काला पानी की सजा में, वो मर जाता था 2 कारणों से। या तो भूख प्यास से तड़प तड़प के मर गया, या कोई वाइल्ड एनिमल आया, जंगली जीव आया, खा गया उसको। तो हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने कहा ये तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। कुछ 21 कहता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है, को काला पानी कर देते हो। तो सबसे पहले 1949 में निर्णय लिया गया कि अब आज के बाद किसी को हम लोग आजीवन पर्यावसान या काला पानी। तो 26 नवंबर के बाद ये बोल दिया गया, रोक दिया गया, अब ये सजा बंद, ये सजा। अब कितने पनिशमेंट हो गए, 5। अब पनिशमेंट कितने हो गए, 5। डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड। दूसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, कारावास, उम्र कैद। और तीसरे पे जो है वो आ गया 4 फीचर, अरे क्या नाम है, इम्प्रिजनमेंट सिंपल, कारावास सादा या कठोर। चौथे पर क्या आ गया, 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति जब्ती। और पांचवे पर क्या आ गया, फाइन या जुर्माना। 26 नवंबर 19 से लेकर
30 जून 2024 तक 5 प्रकार, 26 नवंबर 1949 1949 से लेकर 30 जून 2024 तक 5 प्रकार के पनिशमेंट। 1 जुलाई आया, 1 जुलाई पे हम लोग के सामने भारतीय न्याय संहिता हम लोग के सामने आई। तो अब उसमें कितने कानून है? 5 छह है सर। बताइए कितने पनिशमेंट, इसमें कितने पनिशमेंट है? 5 बता कितने पनिशमेंट है इसमें? 6 इस सेक्शन में, इस सेक्शन में 6 पनिशमेंट है। का नाम बताइए, क्या बता रही हो? क्या मालूम है? तो मालूम है? सर सेक्शन 4 में है। सर सर सेक्शन 4 में है और पहला उसमें है डेट, और दूसरा है लाइफ इम्प्रिजमेंट, और तीसरा है इम्प्रिजमेंट सिंपल और रिग्रेस, और चौथा है सर फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और पांचवा है फाइन, और छठवा है कम्युनिटी सर्विस। है क्या सर? और यही में सब दिया है, वैसे नहीं याद करो। ये बोला गया है सेक्शन नंबर 4 में पनिशमेंट के पार्ट में क्या है? डेथ सेंटेंस 4 का ए, डेथ सेंटेंस 4 का ए, एक ऐसा रहेगा स्मॉल। लाइफ इम्प्रिजनमेंट 4B, 4B इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रिग्रेस 4C, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी 4D, फाइन 4E, और जो 4F है वो क्या है? कम्युनिटी। ठीक, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आपको डेट को पकड़। आपके पास इस समय ध्यान रखिएगा 3 क्रिमिनल लॉ को एक साथ लेके स्टडी करना है। पहले तो आपको ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड के बारे से शुरू करना है, दूसरा इंडियन पेनल कोड पे पकड़ बनानी है, क्योंकि अभी इंडियन पेनल कोड छूटने वाला नहीं है, ध्यान रखना। अभी कई साल चलेगा, जितने मुकदमे अभी पेंडिंग है, ये सब का डिस्पोजल होगा, फिर उसकी अपील होगी। अपील करेगा कि नहीं कोई करेगा? जो 30 जून 2024 तक मामले पेंडिंग थे वो आईपीसी से चलेंगे। अभी किसी में एफआईआर हुई है तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, किसी में इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो अभी उसका इंक्वायरी होनी है, किसी का ट्रायल चल रहा है। तो जब उसका फाइनल डिस्पोज, मान लीजिए कोई एफआईआर 30 जून को हुई, आज किस स्थिति में बहुत होगा, क्या होगा? वो इंक्वायरी है तो ट्रायल स्टार्ट हुआ। तो अगर उसका अभी 2025 में ट्रायल चलेगा तो कोई ना कोई हारे जीतेगा, तो जो हारेगा वो अपील में जाएगा 2026 में। अपील किस एक्ट से होगा? बीएनएस से कि आईपीसी से? यानी जो सीआरपीसी, हाँ, यानी ओल्ड सीआरपीसी से तो होगा। ठीक, फिर कोई हारे जीतेगा अपीलेट कोर्ट में, फिर और जाएगा ऊपर। तो अभी ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग से जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस है, इसका छुटकारा मिलने वाला नहीं, खासकर कम से कम 10 ईयर, 10 साल। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है, 10 साल तक, यस 10 साल, क्योंकि जिसकी एफआईआर हुई उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद एक पार्टी जाएगी अपील में, फिर दूसरी वाली फिर बड़ी कोर्ट में अपील जाएगी। क्या सब फटाफट होता, एक कोर्ट पे साल साल भर लगता। तो अभी ये ध्यान रखिएगा छुटकारा नहीं मिलना है, आप ये सोचोगे खत्म। ठीक, तो आपको क्या करना है, जो आज हमने आप लोग को एक स्टोरी फॉर्म में बताई, तो हमने ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड से शुरुआत किया, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। जो आईपीसी जिसको हम बोल रहे हैं खत्म खत्म खत्म, भाई खत्म तो जरूर हुई, लेकिन आपका पीछा नहीं छोड़, आपका पीछा भी नहीं छोड़ेगी। आप स्टूडेंट हो, अभी आपको पढ़ना है, जब आप एपीओ मजिस्ट्रेट हो जाओगे तब भी आपको पढ़ना है, कि आपके कोर्ट में ढेर सारे पेंडिंग केस मिलेंगे, इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं। ठीक है, तो ये जो पनिशमेंट था
वो शुरू में 6 था ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड में, फिर जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो आईपीसी में फिर वो कितना हो गया, 5 हो गया। फिर हमारा जब बीएनएस लागू हुआ फिर 6 हो गया। पकड़ना क्या है आपको, जो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड से हटा काला पानी हटा, और जो हम लोगों ने अब जोड़ा कम्युनिटी सर्विसेज। एक स्टूडेंट बता रहा था कि सर अब छठे में फिर काला पानी कर, अच्छा बोले सर बीएनएस में अब छठे फिर काला पानी। हमको किस नाम से, बोले सामुदायिक सेवा। हमको जान लो तुमको तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो अपने काला पानी की चिंता, ठीक, तो सामुदायिक सेवा काला पानी है, बोला हमको तो यही पता, फिर जाना पड़ेगा आइलैंड वगैरह पे। कम्युनिटी सर्विसेज ध्यान रखना, कम्युनिटी सर्विस क्या है, कम्युनिटी सर्विस है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। सरकार ने निर्णय लिया हमारा एक नागरिक खराब ना हो, तो नागरिक खराब ना हो तो उसके मन मस्तिष्क में क्या घुस गया है, क्रिमिनल एक्टिविटीज, आपराधिक प्रवृत्ति आ गई है। ऐसा करो, उसको रिफॉर्म करो, सुधारो। कैसे सुधरेगा, जाएगा कहीं पर सेवा करेगा, गुरुद्वारा में जाएगा सेवा करेगा, मंदिर में सेवा करेगा, मस्जिद में सेवा करेगा, अनाथालय में सेवा करेगा, किसी अस्पताल में सेवा। जब हम लोग कोई सेवा करते हैं वो क्या है, कैसे, फ्री। कम्युनिटी सर्विसेज वालों को पैसे से नहीं मिलते, तो कुछ सुधरेगा, सुधर जाए, रिफॉर्म हो जाए। इसलिए आप लोग भी गलती से नहीं बोलना, उस बच्चे की गलती नहीं, उसको किसी ने बताया नहीं, उसको लगा कि फिर वापस आ गया, ठीक है। ये हम लोग की स्टोरी समझ में आया सबको। इतनी बेसिक चीजें हमने बताई है, एक भी बेसिक चीज छूट। आप लोग क्राइम ऑफेंस को ही बताते हो, उसका डिस्ट्रिक्ट, फिर अगर हम एक्यूज बन गए, सजा हो गई तब क्या होगा, छूट गए तब क्या होगा, सजा हो गई फिर सजा हो गई तब क्या होगा। जब सजा पे सजा होती है तो उसको ध्यान रख, क्रिमिनल लॉ में कहते हैं क्या, हैबिचुअल ऑफेंस, अभ्यास। और पुलिस एक्ट में क्या कहते हैं, दोनों अलग अलग शब्द है। पुलिस एक्ट में कहते हैं हिस्ट्री, ठीक है, और पुलिस एक्ट में उसके थाने पर हिस्ट्री सीट खोल दी जाती है। तो कभी पुलिस एक्ट पढ़ना, खासकर यूपी का एपीओ जो देते हैं उनको तो पुलिस एक्ट पढ़े, ठीक। तो थाने पर 2 प्रकार की हिस्ट्री सीट ए, हिस्ट्री, जो हिस्ट्री सीट बी होती है वो गंभीर अपराध, जैसे लोग कहते हैं ना इसने 2 कत्ल किया है, 2 मर्डर किया है, तो वो क्या है, खूंखार। बताया ये 4-5 लोग को निपटा चुका है। जितने गंभीर अपराध होते हैं उनकी हिस्ट्री सीट बी खोली, बी वालों पे हर समय निगरानी रहे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, बिना कोर्ट के परमिशन के वो अपना जिला नहीं छोड़ सकते। जब कभी इलेक्शन वगैरह आएगा सबसे पहले उनको नज़रबंद कर दी, निकलने ना पाए, क्योंकि इन्हीं से ज़्यादा दिक्कत है इलेक्शन में। ये सब चीज़ें जो है ना, बेसिक चीज़ें आप लोग को देखो, मंडे को क्लास आप लोग की, मंडे को जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको आप लोग रेडी रखिएगा। व्हाट इज़ क्राइम, अपराध क्या है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम, अपराध के आवश्यक तत्व, स्टेजेस ऑफ क्राइम, अपराध के विभिन्न स्तर, 3 टॉपिक को पढ़ना है। अपराध क्या है, अपराध के आवश्यक तत्व क्या है, अपराध के विभिन्न स्तर क्या है, ठीक है। व्हाट इज क्राइम, इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ। ये अगर बेसिक चीज समझ में आ गया जो चैप्टर है, तो आपको बहुत ही अच्छी क्रिमिनल लॉ की नॉलेज। और क्रिमिनल लॉ एक ऐसा लॉ है कि अगर इसमें आप थोड़ी सी, ज़्यादा बहुत नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, जिसका एम सिंपल एपीओ है, जरूर निकल, क्योंकि एपीओ में सिविल लॉ आता नहीं, सीपीसी यही आपका क्रिमिनल लॉ आता है, तो आप बड़े अच्छे से आराम से एग्जाम निकाल। दूसरा, अगर आप क्रिमिनल के लायर की ओर जाते हो तो क्रिमिनल के लायर, जो लायर होता है उसका भी बड़ा लाइट वर्क, कठिन नहीं है, उसमें भी आप आगे जा सकते हैं। अगर जुडिशरी में जाना चाहते हो तब तो आपको सिविल लॉ, फैमिली लॉ वगैरह कल्याण, लेकिन इतने क्रिमिनल लॉ से थोड़ा सा तो कल्याण होता है, एपीओ या क्रिमिनल का। अगर नॉलेज हो गई तो अच्छे एपीओ भी कहलाओगे, अच्छे क्रिमिनल के, दोनों एक ही चीज़ है। प्राइवेट एडवोकेट को क्रिमिनल के लायर बोलते हैं, सरकार के एडवोकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीओ बोलते हैं। दोनों काम एक ही करते हैं, ऐसा नहीं कि काम अलग अलग। स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं जो एपीओ लोग होते हैं, और जो प्राइवेट क्रिमिनल के लायर होते हैं एक्यूज को रिप्रेजेंट, हम तो दोनों एक ही करते हैं ना।
एपीओ चाहते हैं सजा करा दें, और प्राइवेट एडवोकेट क्या चाहते हैं, अपने क्लाइंट को छुड़वा दें। फिर रस्सा कसी का नाम है ट्रायल। पढ़ा कि मैं जो भी कोर्ट को सेटिस्फाई कर। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया। सर आई एम ग्लैड कि मुझे तब पता चला, राइट टाइम पे पता चला। उसके बाद से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, स्टेप बाय स्टेप सर, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था सर। और ये 32वीं न्यायिक सभा भी सर के ही मार्गदर्शन में दिया, और इससे पहले हम बिहार एपीओ में सिलेक्शन हो चुका था पिछले ही साल अंतिम रूप से, और अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसके लिए भी सर से ही मैंने पूरी कोचिंग ली थी। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पर। सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वही तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। रिक्वायरमेंट थी। ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है, इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में, तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 21 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा। फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर, उससे भी अच्छा लगा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया, और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया, और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया, और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है, उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।